आज के इस लेक्चर में प्रोपोजिशन लॉजिक पर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। साउंड और कंप्लीट लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन नहीं की थी, आज हम उनको भी डिटेल में देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि इन्फेरेंसेस का प्रोसीजर किस तरह से काम करता है और डेरिवेशंस क्या होती हैं। कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म CNF, इसको भी देखेंगे कि कोई भी एक बुलियन फार्मूला है उसको हम CNF के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। साथ ही हम रेजोल्यूशन प्रूफ की टेक्निक को भी देखेंगे कि ये किस तरह से हमें एंटेलमेंट का कंसेप्ट जो है वो उसको प्रूव करने में मदद देती है। हॉर्न क्लासेस यानी ऐसी क्लासेस जिसके अंदर एटमोस्ट वन लिटरल जो है वो ट्रू हो, उन क्लासेस को देखेंगे और साथ ही हम इनकी इफेक्टिवनेस पर भी बहस करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। पिछले लेक्चर को रिव्यू करें तो हमने फॉर्मल सिंबल सिस्टम्स की बात की। सिंबल्स रियल वर्ड के आइडियाज़ या थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो इन्फ्रेंसेस हैं वो सिंपल पैटर्न मैचिंग या रीराइटिंग से जो है वो हम मुराद लेते हैं। ऑन्टोलॉजी ये बताती है कि रियल वर्ड के अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करता है और उसमें से हम क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर रिप्रेजेंटेशन को देखा कि तमाम फॉर्मल लैंग्वेजेस का एक सिंटेक्स होता है और फिर उनकी उस सिंटेक्स में लिखे हुए सेंटेंसेस की कोई ना कोई सिमेंटिक्स होती है, यानी उनका मीनिंग जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इन्फरेंसेस जो है वो एक्चुअली स्कीमा वर्सेस मैकेनिज्म है, इनकी बहस है, यानी प्रूफ के थ्रू हम इन्फरेंसेस कर सकते हैं या सर्च के थ्रू हम ये इन्फरेंसेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मोस्टली इन स्कीमा और सर्च स्ट्रेटजीज के रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी कि सिंटेक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, एंटेलमेंट किसे कहते हैं, फॉलोज का क्या मीनिंग है, इसी तरह डिराइव्स, इन्फेरेंस, साउंड और कंप्लीट, इनकी हमने सिर्फ बात की थी, इनको डिफाइन हम इस लेक्चर में करेंगे। इनमें से हमने कुछ चीज़ों को लास्ट लेक्चर के अंदर काफ़ी डिटेल से देखा। जब हम रियल वर्ड से किसी सेंटेंस को उठाते हैं जो नेचुरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम उनमें से जो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको हम कोई ना कोई लिटरल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी A, B, C, D इस तरह करके। फिर इनके दरमियान हम एंड और नॉट और कंजंक्शन और डिसजंक्शन लगाकर हम सेंटेंसेस बना देते हैं। वही सेंटेंसेस जो हैं वो प्रोपोजिशंस कहलाते हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर। और फिर हमने देखा कि कोई चीज़ रियल वर्ड के अंदर अगर कोई एक एस्पेक्ट रियल वर्ड का किसी दूसरे एस्पेक्ट को फॉलो करता है तो ये वर्ड प्रोपोजिशन के अंदर जाकर एंटेल्स से चेंज कर दिया जाता है। तो रियल वर्ड के अंदर हम फॉलोज का वर्ड यूज़ करते हैं और फॉर्मल सिस्टम्स के अंदर हम एंटेल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इसी तरह हमने डिराइव्स का जो है वो हमने सरसिटी साइज का जिक्र किया था कि डिराइव से मुराद ये है कि हम किसी एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ अक्स कर सकते हैं। इसी को जब हम फॉर्मल सिस्टम में जाते हैं तो इसी को हम इन्फरेंसेस का नाम दे देते हैं। साउंड और कंप्लीट जो है इनको हम आज के लेक्चर में डिफाइन करेंगे। मॉडल जो है वो एक्चुअली ट्रूथ टेबल की एक रो जो है उसको हम मॉडल कहेंगे। सेटिस्फाइबल से मुराद ये है कि हमारे मॉडल यानी एक रो, ट्रूथ टेबल की जो एक रो है उसके दरमियान मुख्तलिफ किस्म के जो वो हमने सिंटेक्स के दौरान हमने लगाए थे एंड और नॉट, वो अब जो हमने ऑपरेटर्स लगाए थे, अगर उन सब को एवेल्युएट करने के बाद अगर हमारे पास ओवरऑल आंसर ट्रू आ जाता है तो फिर हम उसको सेंटेंस को या उस मॉडल को सेटिस्फाइबल कहते हैं। और अगर हमारा वो सेंटेंस हमेशा हर हाल में वैलिड हो, यानी उसका आंसर हमेशा तमाम मॉडल्स के अंदर तमाम रोज के अंदर ट्रू हो, तो हम उसको वैलिड कहते हैं और इसको हम टोटोलॉजी भी कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर। तो इसमें हमने देखा था कि P और नॉट P जो है वो एक्चुअली हमें हमेशा ट्रू रिटर्न करता है, यानी इन दोनों में से कोई एक लाजमी हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, तो ये ओवरऑल सेंटेंस तमाम मॉडल्स के अंदर वैलिड रहता है। फिर साथ में हमने कुछ रूल्स देखे थे जिसको हम सिंटैक्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं कि अगर हमारे पास A इम्प्लाइज B लिखा हुआ है तो ये हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये नॉट A और B भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी ये हमने इफ़ एंड ओनली इफ का रिलेशनशिप लगाया है कि A इम्प्लाइज B ये भी ट्रू है और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नॉट A और B। तो इन दोनों का ट्रूथ टेबल अगर आप जनरेट करेंगे तो एक्चुअली वो हमें इक्विवेलेंट मिलेगा। इसी तरह हमने सिमेंटिक ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की कि अगर हमारा नॉलेज बेस जो है वो एंटेल्स अल्फा है, ये बिल्कुल इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम इस जो एंटेलमेंट वाला ऑपरेटर है इसको बाहर ले आए और नॉलेज बेस इम्प्लाइज अल्फा, तो ये पूरे का पूरा जो है इनका ट्रूथ टेबल भी हमें सेम ही मिलेगा। ट्रूथ टेबल के अंदर हमने नेगेशंस की बात की, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, इक्विवेलेंस यानी बाई कंडीशनल।
और फिर हमने वो तमाम की तमाम रोज़ जो थी उन किसी एक टेबल की उनको जनरेट किया, जिसको हमने मॉडल एनुमरेशंस का नाम दिया। यानी वो 1 बाय 1 तमाम रोज़ को जनरेट करने का अमल जो है वो एनुमरेशन कहलाता है। और इसके ऊपर से हम फिर इन्फ्रेंसेस परफॉर्म कर सकते हैं। यानी हमें अगर कोई क्यूरी मिली है तो हम देखेंगे कि पहले मैच करेंगे कि क्या वो हमारे ट्रूथ टेबल के अंदर कोई वो एक ऐसी रो एग्जिस्ट करती है जो इससे बिल्कुल मैच हो रही है। तो अगर तो वो मैच हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा मॉडल के अंदर ये क्यूरी मौजूद है, यानी वो हमें जिसे पैटर्न मैचिंग की मदद से हमें पता लग जाता है। तो अब हम उसको ट्रू या फॉल्स होने की बेस पे हम इन्फ्रेंसेस परफॉर्म करेंगे। स्कीमेटिक पर्सपेक्टिव से मुराद ये है कि अगर हमारी रियल वर्ल्ड के अंदर कोई एक एस्पेक्ट है वो किसी दूसरे एस्पेक्ट को फॉलो कर रहा है, यानी किसी एक चीज़ के होने से कोई दूसरी चीज़ वकूफ़ पज़ीर हो रही है, तो हमारे ये जो फॉर्मल लॉजिक के सिस्टम्स हैं इनके अंदर भी सेंटेंसेस एंटेल सेंटेंसेस कहलाएंगे। यानी वही चीज़ जब हम सेंटेंसेस की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं अपने मॉडल के अंदर, तो फिर वो कुछ सेंटेंसेस किसी दूसरे सेंटेंसेस को एंटेल्स कर रहे होंगे। तो रियल वर्ल्ड के अंदर तो हम उनको जो है वो नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, लेकिन जब हम उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने जो हमारे फॉर्मल सिस्टम्स हैं तो उसके अंदर फिर जाके सेंटेंसेस में ट्रांसलेट हो जाते हैं। और साथ ही हमने ये भी कहा कि अगर रियल वर्ल्ड के अंदर नॉलेज बेस जो है वो ट्रू है तो कोई भी ऐसा सेंटेंस अल्फ़ा या क्यूरी अल्फ़ा जो है वो हम उस नॉलेज बेस से हम कहते हैं कि जी इसको चेक करें, और वो अगर रियल वर्ल्ड में भी ट्रू हो तो फिर नॉलेज बेस के अंदर से भी वो हमें ट्रू रिटर्न करेगी। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इफ़ नॉलेज बेस इज़ ट्रू इन रियल वर्ल्ड, यानी हमने नॉलेज बेस के अंदर चीज़ें ही सिर्फ वो सेंटेंसेस डाले हैं जो रियल वर्ल्ड में ट्रू हैं, देन एनी सेंटेंस अल्फा एंटेल्ड बाय नॉलेज बेस, तो नॉलेज बेस ने किसी एक और नए सेंटेंस अल्फा को देख के ट्रू रिटर्न किया है, तो इसका मतलब है कि रियल वर्ल्ड के अंदर भी वो चीज़ ट्रू है। अब इन्फ्रेंसेस का एक ड्रॉबैक ये है कि इसके दौरान हम जहाँ करेक्ट इन्फ्रेंसेस जो है वो हम डिड्यूस कर सकते हैं, वहीं इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस भी जो हैं वो आ जाती हैं। जैसे एग्जांपल लें कि एक डॉग अगर कुछ इस तरह की रीजनिंग कर रहा है, ऑल कैट्स हैव 4 legs, आई हैव 4 legs, देयरफॉर आई एम ए कैट। यानी ये लॉजिक के रूल्स के हिसाब से तो बिल्कुल हमें सही लग रहा है कि तमाम कैट्स जो हैं उनकी 4 legs हैं और इस डॉग की भी 4 legs हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअली कैट ही है, जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल इसका कोई मीनिंग नहीं है। यानी ये बिल्कुल अलग जो है वो ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड के अंदर। तो हम इस तरह की गलत इन्फ्रेंसेस से किस तरह से बच सकते हैं, और फिर हमें पता कैसे लगेगा कि जो हमारी इन्फ्रेंसेस हैं वो एक्चुअली करेक्ट हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स भी हैं इन जो इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस हैं, जैसे ऑल मैन आर पीपल, हाफ ऑफ ऑल पीपल आर वुमेन, देयरफॉर हाफ ऑफ ऑल मैन आर वुमेन। अब ये देखने को तो जो हमारा जो इन्फ्रेंस इंजन है नॉलेज बेस का वो हमें जनरेट कर देता है, लेकिन ये कोई रियल वर्ल्ड के अंदर इनका कोई मीनिंग नहीं है, ये इनकरेक्ट हमारी इन्फ्रेंसेस हैं। इसी तरह एक और है कि पेंगुइन्स आर ब्लैक एंड वाइट, सम ओल्ड टीवी शोज आर ब्लैक एंड वाइट, देयरफॉर सम पेंगुइन्स आर ओल्ड टीवी शोज। अब अगर हम इस तरह से इन्फ्रेंसेस परफॉर्म करना शुरू हो जाएं तो हम गलत जो है अपने नॉलेज बेस को गलत किस्म की जो सेंटेंसेस हैं उनसे फिल कर देंगे। तो हमारा ये पूरा का पूरा लॉजिकल एजेंट्स जो बनाने का प्रोसीजर है वो इन इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस की वजह से सही डिसीजन नहीं ले सकेगा। अब इन इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस से कैसे बचा जाए? अगर हम अपने नॉलेज बेस को ऐसे सेंटेंसेस से फिल करें जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर ट्रू हैं, और ये जो डिराइव करने का प्रोसीजर है, यानी एक अल्फा क्यूरी हमारे पास एक नई क्यूरी आई है और हमने उसे नॉलेज बेस से डिराइव करना है, तो अगर तो हमारा प्रोसीजर साउंड इन्फ्रेंस प्रोसीजर होगा तो फिर इसका मतलब है कि वो हमें करेक्ट इन्फ्रेंसेस देगा। अब ये साउंड इन्फ्रेंसेस क्या होती हैं ये भी देखते हैं। इन्फ्रेंस परफॉर्म करने के जो एल्गोरिथम मौजूद हैं उनके अंदर दो प्रॉपर्टीज साउंड और कंप्लीट, ये दो प्रॉपर्टीज अगर मौजूद हों तो फिर हम तमाम इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस से बच सकते हैं। यानी वही जो हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में देखा कि वो जो हमारी इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस हो रही थी कि ऑल पेंगुइन्स आर टीवी शोज और इसी तरह हाफ ऑफ ऑल मैन आर वुमेन, तो वो वाली जो हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो अगर हमारा जो एल्गोरिथम जो इन्फ्रेंसेस परफॉर्म कर रहा है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे, वो अगर साउंड है और कंप्लीट है तो इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। साउंडनेस को हम ट्रूथ प्रिजर्विंग भी कहते हैं कि यानी अगर हमारा एल्गोरिथम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंटेल्ड सेंटेंसेस ही डिराइव कर रहा है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो कि हमारे नॉलेज बेस के साथ मुताबिकत रखते हैं, यानी जो चीज़ें नॉलेज बेस के अंदर ट्रू हैं वही रियल वर्ल्ड के अंदर भी ट्रू हैं, और जो अल्फ़ा हमारा है
वो नॉलेज बेस के अंदर ट्रू है तो वो रियल वर्ल्ड के अंदर भी ट्रू है, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारा साउंड एल्गोरिदम है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि ये ऐसे एल्गोरिदम हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे सेंटेंसेस ही जनरेट करते हैं जो कि एंटेल्ड होते हैं। अब इसके मुकाबले में एक और प्रॉपर्टी कंप्लीटनेस है कि हमारा एल्गोरिदम अगर तमाम सेंटेंसेस को जनरेट कर दे तो फिर इसका मतलब है कि ये हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट है, इसने तमाम सेंटेंसेस जो एंटेल हो सकते हैं या जिनको नॉलेज बेस सपोर्ट करता है वो सारे के सारे इसने जनरेट कर दिए। अब अगर साउंड और कंप्लीट इन दो प्रॉपर्टीज़ का फ़र्क देखें तो साउंड एल्गोरिदम जो है वो तमाम सेंटेंसेस जनरेट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ एंटेल्ड सेंटेंसेस जो है उनको डिराइव करता है, जबकि जो कंप्लीट एल्गोरिदम है वो तमाम की तमाम एंटेल्ड सेंटेंसेस को जनरेट कर देता है। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अलग अलग जो हैं ये बाज़ औक़ात हमें इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस भी दे देती हैं। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो फिर एक तरह का हमारा गारंटी हो जाता है कि हमारा एल्गोरिदम हमेशा करेक्ट इन्फ्रेंसेस परफॉर्म करेगा। तो जो साउंडनेस है और कंप्लीटनेस ये दोनों जो हैं ये अलग अलग वीक कंसीडर की जाती हैं, और अगर ये दोनों कंबाइन हो जाए किसी एल्गोरिदम के अंदर, कि ऐसा एल्गोरिदम जो साउंड भी हो यानी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो सेंटेंसेस हों जो कि एंटेल्ड हों, और कंप्लीट भी हो कि उसने वो तमाम सेंटेंसेस भी जनरेट कर दिए हैं जो किसी भी वर्ड के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं, तो ऐसे एल्गोरिदम्स को कंप्लीट एल्गोरिदम्स भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि साउंड और कंप्लीट ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर ये किसी एल्गोरिदम के अंदर मौजूद हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी कोई भी इनकरेक्ट इन्फ्रेंस परफॉर्म नहीं होगी। अब जो प्रूफ मेथड्स हैं वो दो तरह की हैं। इन जो हमने इन्फ्रेंस परफॉर्म करनी है इसका एक्चुअली जो है वो जो इन्फर करने का तरीका है वो एक्चुअली हम प्रूफ की मदद से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हमारा सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। तो एक तो ये तरीका है कि हम रेजोल्यूशन का एल्गोरिदम यूज़ करें या हम मॉडल चेकिंग की तरफ चले जाएं, यानी हम तमाम जितने भी असाइनमेंट्स हैं उन सबको वन बाय वन सर्च करते चले जाएं। तो मॉडल चेकिंग एक तरह का यूँ समझ लें कि वो एक ट्री को सर्च करने वाला प्रोसीजर है जिसके अंदर हम पहले वन बाय वन तमाम जो ए बी सी डी हमारे सेंटेंस लिटरल मौजूद हैं किसी एक लॉजिकल सेंटेंस के अंदर, हम उन सबको बारी बारी ट्रू और फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करके एक बड़ा सा ट्री बनाएंगे जो कि हमें ट्रू या फॉल्स एट द एंड हमें पता लगेगा कि क्या ये सेटिस्फाई हो सकता है सेंटेंस या नहीं हो सकता। इसके मुकाबले में एक और तरह का रूल, एक और तरह का एल्गोरिदम यानी रेजोल्यूशन का एल्गोरिदम मौजूद है जो कि हमें पुराने सेंटेंसेस से कुछ नए साउंड सेंटेंसेस को जनरेट करके दे देगा। तो इन दोनों इम्प्रूव मेथड्स को देखते हैं। अब देखते हैं कि साउंड इन्फेरेंस पैटर्न्स किस तरह के होते हैं। अरिस्टोटल ने एक बड़ी फेमस एग्जांपल दी कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज अ मॉर्टल। अब अगर इसको वैसे देखें तो इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है कि अरिस्टोटल ने ऐसा क्या इसमें लॉजिकल कैसा क्या चीज़ मौजूद है कि हम कह रहे हैं कि एक्चुअली ये इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस से बच जाएंगे। तो आप ज़रा इसकी रिप्रेजेंटेशन को देखें कि हमने लिखा कि ऑल मैन आर मॉर्टल को हमने ऑल पीज आर क्यू लिख दिया, यानी मैन के लिए हमने पी का लिटरल यूज़ किया है और मॉर्टल के लिए हमने क्यू का लिटरल यूज़ किया है। सोक्रेटिस इज़ अ मैन, अब सोक्रेटिस चूँकि सेंटेंस में नया लफ्ज़ है इसलिए हमने इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और मैन ऑलरेडी हम पी लिख चुके हैं तो उसके लिए हमने पी का ही डिनोट किया है। देयरफॉर सोक्रेटिस इज़ मॉर्टल, तो हमने लिखा देयरफॉर एक्स इज़ अ क्यू। अब लेकिन अगर आप ज़रा गौर करें तो एक्चुअली हमने अपने आर्गूमेंट के अंदर एक चेन बना दी है। हमने कहा पीज आर क्यूज, एक्स इज़ अ पी, देयरफॉर एक्स इज़ अ क्यू। यानी अगर आप देखें तो हमने एक्चुअली एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जाते हुए कोई चीज़ कॉमन रखी है, यानी पीज एंड क्यूज हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में एक्स और पी है यानी ये पी कॉमन हो गया। इससे अगले सेंटेंस में एक्स एंड क्यू ये दो चीज़ें मौजूद हैं। तो अब अपने से पिछले में देखें तो ये एक्स और एक्स सेम है। तो हमने एक्चुअली ये चेन रूल लगाते हुए हमने इन्फ्रेंसेस परफॉर्म कर ली हैं। अब आप अगर इसको कंपेयर करें उस एग्जांपल से जो कि हमारी इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस थी, यानी ऑल मैन आर पीपल, हाफ ऑफ पीपल आर वुमेन, सो हाफ ऑफ मैन आर वुमेन। इसी तरह एक और रूल मौजूद है जिसे हम इम्प्लीकेशन या मोडस पोनेंस कहते हैं। ये कहता है कि P इम्प्लाइज Q, तो फिर इसका मतलब है कि P ट्रू है। तो P ट्रू है तो इसका मतलब है कि Q भी ट्रू है। यानी अगर हम लिखें कि स्मोक इम्प्लाइज फायर, तो स्मोक को अगर हमने P से लिखा है इम्प्लाइज फायर, तो Q फायर को Q से प्रेजेंट किया है। तो इस सेंटेंस को हमने कहा कि अगर स्मोक है तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली कहीं फायर मौजूद है। तो अब अगर आपको कहीं स्मोक नज़र आ जाए यानी सिंपल P भी नज़र आ जाए
तो आप इससे इन्फर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं फायर मौजूद है, तो आप उसको सिंपली क्यू भी लिख सकते हैं। तो यानी अगर हमारा P इम्प्लाइज Q ट्रू है, सिंपल P भी अगर हमें कहीं मिल जाए तो हम उसको Q से रिप्लेस कर देंगे। तो ये मॉडस पोनेंस कहलाता है। इसके मुकाबले में एक और रूल मौजूद है जो कि हमें इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस से बचाता है, जिसको हम कंट्रा पॉजिटिव यानी मॉडस टोलेंस कहते हैं। यानी अगर हम कहें कि स्मोक इम्प्लाइज फायर यानी P इम्प्लाइज Q और नॉट फायर यानी ये हमने नॉट Q लिख दिया है कि हमने फायर का निगेशन यूज़ की है, देयरफॉर नॉट स्मोक, तो देयरफॉर नॉट P। तो इसको हम मॉडस टोलन कहते हैं, यानी ये उल्ट है, यानी इसके अंदर हम नेगेशन को प्रूव करते हैं। मॉडस पोनेंस के अंदर हम किसी एक इम्प्लीकेशन को प्रूव करते हैं कि अगर वो एग्जिस्ट करती है तो कोई दूसरी भी उसके नतीजे में एग्जिस्ट करती है। मॉडस टोलन के अंदर हम कहते हैं कि अगर हमारी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है यानी स्मोक इम्प्लाइज फायर, और अगर हमें कहीं फायर नज़र नहीं आती यानी अब हम इसके अंदर निगेशंस को कंसिडर करते हैं, तो फिर हम ये कह लेते हैं कि फिर देयरफॉर नो स्मोक। तो एक्चुअली आप इन दोनों को अगर थोड़ी देर के लिए तरह देखें तो आपको फ़र्क खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि कंट्रापॉजिटिव के अंदर हम जो है वो हम उल्ट जो यानी हमारी नेगेशन है हम उसको देख रहे होते हैं। इसी तरह अरिस्टोटल ने एक और भी लॉ दिया था, लॉ ऑफ द एक्सक्लूडेड मिडल। यानी अगर हम कहें कि एलिस इज़ अ डेमोक्रेट और अ रिपब्लिकन, तो एलिस जो है वो ए और बी में से कोई एक चीज़ यानी वो डेमोक्रेट हो सकती है। अब हमने डेमोक्रेट के लिए ए का वर्ड यूज़ किया है और रिपब्लिकन के लिए जो है वो बी का वर्ड यूज़ किया है। अब हमें ये तो पता है, अगर अगला सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि एलिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेट, तो हम कहेंगे कि जो एलिस है वो नॉट ए है यानी नॉट डेमोक्रेट है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि एलिस जो है वो रिपब्लिकन है। तो हम इसे ये इन्फर भी कर सकते हैं देयरफॉर डी। यानी हम जो अगर हमें एक कुछ इस तरह का सेंटेंस मिल जाए कि सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं किसी, यानी एलिस जो है वो या तो डेमोक्रेट हो सकती है या रिपब्लिकन हो सकती है, और उनमें से एक हमें बता दी गई है तो हम दूसरी खुद ब खुद इन्फर कर सकते हैं। तो ये कहने को तो ये चार जो हमारी ये जो पैटर्न्स हैं, चारों पैटर्न्स क्लासिकल, सिलोजिज्म, इम्प्लीकेशन, कंट्रापॉजिटिव और लॉ ऑफ द एक्सक्लूडेड मिडल, ये अगर हम अपने एल्गोरिथम्स के अंदर लगा देंगे तो एक्चुअली हम इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस से बच सकते हैं। अब आप ज़रा इन तमाम रूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने वो जो इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस की एग्जांपल्स हमने देखी थी, पेंगुइन्स वाली और ये मैन वाली, तो वो आप ज़रा उसके ऊपर ये सेंटेंसेस लिख कर देखें कि क्या ये जो है वो हमारे ये रूल्स उनसे बच सकते हैं, कि वो सेंटेंसेस ही एक्चुअली हमें बता दें कि आपकी इन्फ्रेंसेस करेक्ट नहीं हैं। अब हम रेजोल्यूशन का एल्गोरिथम देखते हैं कि रेजोल्यूशन के थ्रू हम इन्फ्रेंसेस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो भी नॉलेज बेस हम अभी तक एक ट्रूथ टेबल की बात करते चले आए हैं जिसको हमने नॉलेज बेस कहा है, एक्चुअली उसको हम एक ख़ास तरह की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम CNF यानी कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। अब नॉलेज बेस एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर हम तमाम सेंटेंसेस के दरमियान एंड लगा देते हैं, यानी ऐसा ऑपरेटर लगा देते हैं जो इन तमाम का एंड होता है, और जो भी सेंटेंस है वो एक्चुअली क्लास हो सकती है और उस क्लास के अंदर ढेर सारे लिटरल्स जो हैं उनका और हो रहा होता है। और लिटरल्स क्या होते हैं, वो सिंपली हमारे सिंबल्स हो सकते हैं ABCD, यानी वो तमाम सिंबल जो हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल वर्ड से अपने डेटा अपने नॉलेज बेस के अंदर। अब ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है, ये नॉलेज बेस के अंदर से कोई सी दो क्लासेज उठाएगा। अब ये दो ऐसी क्लासेज उठाएगा, कौन कौन सी, वन ऑफ विच कंटेन्स अ लिटरल, कि एक के अंदर कोई एक लिटरल होगा ABC या कोई भी, एंड द अदर इट्स निगेशन, कि उसकी दूसरी क्लास के अंदर उसका नॉट लगा होगा। अब चूंकि ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के अपोजिट लिटरल के पेयर्स में हैं तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लिटरल और उसके निगेशन को कैंसिल कर देंगे, जो बाकी चीज़ें बच जाएंगी उन सबको इकट्ठा करके एक नई क्लास बना देंगे और उस नई क्लास को हम अपने नॉलेज बेस के अंदर ऐड कर देंगे। अब ये तो एल्गोरिथम की बहुत हाई लेवल व्यू है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखने से पहले हम कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को देख लेते हैं। जितने भी बुलियन फार्मूलाज हैं, यानी ऐसे फार्मूलाज जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू लिख सकते हैं, जिन्हें हम बुलियन लॉजिक के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, यानी CNF कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म या DNF डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अब ये होती कैसे हैं, तो अभी हमने देखा कि क्लास जो है वो एक्चुअली इन पेरेंथेसिस के अंदर मौजूद लिटरल्स का और होती है, यानी हमारे पास ये पेरेंथेसिस हैं जिसके अंदर ABCD कुछ इस तरह से लिटरल्स होंगे और उनके अंदर और का जो ये हमारा ऑपरेटर है ये लगा हुआ होगा।
इसी तरह कोई और क्लास है जिसके अंदर हमारे पास कुछ और लिटरल्स हैं और उनके दरमियान और है। अब अगर हमारी इस तरह से क्लासेस मौजूद हैं और इन तमाम क्लासेस के दरमियान में एक एंड लगा हुआ है, यानी अभी हमारे पास सिर्फ ये 2 क्लासेस हैं तो इनके दरमियान एक एंड है, यहाँ की एक और क्लास होती तो वहाँ भी एंड होता, तो हमारी तमाम क्लासेस के दरमियान अगर एंड ऑपरेटर मौजूद हो तो हम इस तरह की फॉर्म को CNF कहते हैं, यानी कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शन। यानी ये हमारा डिसजंक्शंस हैं सारे और ये हमारा कंजंक्शन है, तो हम कहेंगे कि कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शंस। तो अब वापस आते हैं और देखते हैं कि ये कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शंस लिखा कैसे जाता है। तो यानी हमारे पास तमाम क्लासेस मौजूद हैं जिसके अंदर और के तमाम सिंबल्स मौजूद हैं, इस तरह और क्लासेस मौजूद हैं और उनके दरमियान में एंड ऑपरेटर है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये चूंकि एंड सब में कॉमन है तो उसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, तो हम कहेंगे कि कंजंक्शन यानी एंड ऑफ ऑर्स, यानी आप CNF को यूं भी कह सकते हैं कि ये एंड ऑफ ऑर्स है। और ये जो हमारी CNF है ये हमारी रेजोल्यूशन थ्योरम प्रूविंग के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके मुकाबले में एक और डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी मौजूद है जो कि हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये डिसजंक्शन ऑफ कंजंक्शंस है, यानी और ऑफ एंड्स, यानी उसके अंदर पहले तमाम क्लासेस के अंदर एंड के लिटरल मौजूद होंगे एंड के साथ और उनके बाहर जो है वो और ऑपरेटर यूज होगा। तो वो एक और तरह की फॉर्म है जो कि डिसीएंट्रीज के अंदर यूज की जाती है, जो मशीन लर्निंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो उन्हें हम अभी यहाँ पर अपने इस कोर्स में बाद में जाकर देखेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम किसी भी बुलियन फार्मूला को CNF या DNF किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो CNF अगर हमारे पास मौजूद है तो फिर हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे अपने इस इंटेलमेंट वाले कंसेप्ट को वाजे करने के लिए। फ़र्ज़ करें कि हमें कोई कहा गया है कि एक अल्फ़ा क्यूरी दी गई है और हमने पूछना ये है कि क्या नॉलेज बेस इस क्यूरी को एंटेल कर रहा है, यानी क्या हमारी ये क्यूरी जो है इस नॉलेज बेस के अंदर कहीं मैच हो रही है, कहीं इसका आंसर ट्रू आ रहा है। तो हम इसको सबसे पहले इसके निगेशन के अंदर लिखेंगे, यानी हम ये लिख देंगे कि नॉलेज बेस एंड नॉट अल्फ़ा इज़ अनसेटिस्फाइबल। यानी हमें क्यूरी तो ये वाली दी गई थी लेकिन हमने इसका अपोजिट लेके उसको प्रूव करना है कि वो अनसेटिस्फाइबल है, यानी हमारा इसका जो इसका अपोजिट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक तरह का प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन वाला कंसेप्ट है। तो अगर तो हम इसकी कंट्रडिक्शन प्रूव कर देंगे तो एक्चुअली हम कहेंगे कि ये ओरिजिनल सेंटेंस हमारा ट्रू है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने इस जो हमारा ये निगेशन वाला हमारा सेंटेंस है, यानी नॉलेज बेस एंड नॉट अल्फा, इसको हम CNF में लिखेंगे। तो CNF को हम चूँकि देख चुके हैं कि ये एक्चुअली क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस के दरमियान में हम एंड लगा देते हैं। अब हमने साथ ही ये भी अभी लास्ट स्लाइड के अंदर देखा कि जो भी नॉलेज बेस के अंदर जितनी भी हमारे सेंटेंसेस मौजूद हैं उन सबको हम CNF में लिख सकते हैं। और इससे भी आगे अगर हम जाएं तो एक्चुअली हम CNF 3 के अंदर लिख सकते हैं, यानी हमारी क्लासेस के अंदर एट मोस्ट 3 लिटरल्स हो सकते हैं। यानी जैसे अब ये देखें तो इस क्लास के अंदर हमारे पास 3 लिटरल्स मौजूद हैं, तो हम एक्चुअली एट मोस्ट 3 लिख सकते हैं कि यानी 3 या 3 से कम। तो इन लिटरल्स की मदद से हम अपने नॉलेज बेस के अंदर तमाम सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से ये कन्वर्जन होती है। फर्ज करें हमारे पास रूल मौजूद है, वंपस वर्ड से ही हमने इसकी एग्जांपल ली है कि 1 स्क्वायर के अंदर ब्रीज मौजूद है, तो इसका यही मतलब है कि 1 2 के अंदर पिट मौजूद हो सकती है या 2 1 के अंदर पिट मौजूद हो सकती है। तो ये रूल हमारा तभी सेटिस्फाई होगा, यानी हमने इसके अंदर डबल इम्प्लीकेशन लगाई है कि अगर तो इन दोनों में से किसी एक के अंदर जो है वो पिट मौजूद है तो डेफिनेटली B11 के अंदर ब्रीज मौजूद होगी। तो अब हमने इसको एक्चुअली इस रूल को हमने CNF के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ये जो इफ़ एंड ओनली इफ़ यानी ये बाई डायरेक्शनल या बाई कंडीशनल वाला जो हमारा ये ऑपरेटर है इसको एक्चुअली हम रिप्लेस कर देंगे कुछ इस अंदाज से कि हम ये वाला रूल लगाएंगे कि अगर A इफ़ एंड ओनली इफ B है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A इम्प्लाइज B एंड B इम्प्लाइज A। ये अगर आपको याद हो कोई लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ रूल्स देखे थे री राइटिंग के, ये उनमें से हमने एक रूल लिया हुआ है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास ये पूरे का पूरा A है और ये पूरे का पूरा B है तो हमने इस तरह से इस फार्मूले को ओपन करना है। तो अब हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा कि B11 इम्प्लाइज P12 और P21 एंड P12 और P21 इम्प्लाइज B11। तो हमने देखा कि A इफ़ एंड ओनली इफ B को हम इस अंदाज से भी रीराइट कर सकते हैं, तो हमने ये रीराइट कर दिया। अब अगले स्टेप के अंदर हम अपने इस इम्प्लीकेशन वाले ऑपरेटर को भी जो है वो रिप्लेस करते हैं। किस तरह से कि जहाँ जहाँ हमें A इम्प्लाइज B लिखा नजर आएगा वहाँ हम
नॉट ए और बी कर देंगे। तो अब अगर हम इसी ऊपर वाले जो हमारा ये ऊपर सेंटेंस मौजूद है इसके अंदर से हमने ये इम्प्लीकेशन ख़त्म करनी है, तो हम इसको कुछ इस अंदाज से रीराइट करेंगे कि हम लिख देंगे कि ये चूँकि हमारा ए है इसको हम निगेट कर देंगे और बाकी हम जो हमारा ये वाला साइन है इसकी जगह पे हम और लगा देंगे कि नॉट B11 और P12 और P21। इसी तरह ये एंड वैसे ही रहेगा और इसकी ये जो दूसरी साइड है इसके अंदर भी हम ये इम्प्लीकेशन में इस पूरे के पूरे को हम निगेट कर देंगे, यानी हमने दोनों को बाहर पेरेंथेसिस के बाहर इकट्ठा एक दफ़ा ही निगेट कर दिया कि ये दोनों एक्चुअली निगेट हो रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम ये हमारा निगेशन है इसको हम इन ब्रैकेट्स के अंदर ले जाएंगे। ये डी मॉर्गन लॉ जो है वो एक्चुअली हमें ये चीज़ फैसिलिटेट करता है कि अगर हमारे पास पेरेंथेसिस से बाहर नॉट मौजूद है तो हम उसको अंदर भी पुश कर सकते हैं। तो ये हमारा दोनों को निगेट कर देगा। तो अब अगर आप देखें तो इस पहली क्लास को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी क्लास के अंदर इन दोनों में P12 के साथ भी निगेट आ गया है और P21 के साथ भी निगेट आ गया और दरमियान में और की बजाय एंड यानी फ्लिप कर दिया है, फ्लिप हो गया हमारा, उस नॉट ने इस ऑपरेटर को फ्लिप कर दिया है। बाकी ये B11 वैसे ही है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगाएंगे एंड ओवर और क्या और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि ये सिंपली हमारी पहली क्लास वैसे ही रहेगी, लेकिन इस दूसरी क्लास के अंदर फ़र्क आ जाएगा कि अब हम लिखेंगे नॉट P12 और यानी ये हमने इन ब्रैकेट्स को इस तरह से ओपन किया कि इस P12 को एक दफ़ा इसके साथ मिलाकर लिखा है, फिर इस P21 को इसके साथ एक दफ़ा मिलाकर लिखा है और दरमियान में हमने ये एंड उस प्रॉपर्टी वाला जो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है उसके मुताबिक रीराइट कर दिया। तो अब अगर आप देखें तो हमारा एक्चुअली ये क्लासेस हैं इनके दरमियान हमारे पास और आ गया है, इन तमाम ब्रैकेट्स के अंदर और वाला चीज़ें मौजूद हैं और जबकि इनसे बाहर जो है वो हमें एंड ऑपरेटर मिल गया है। यानी हमने अभी ये चीज़ लिखी है, इसको हमने दोबारा इस स्लाइड पर रीराइट किया है। तो एक्चुअली अब आप देखें तो ये ही CNF है, यानी कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म जो है वो क्या है, वो एक्चुअली एंड ऑफ ऑर्स है, यानी इनके तमाम क्लासेस के दरमियान एंड मौजूद है और क्लासेस के अंदर और मौजूद है। अब हम इसको नॉलेज बेस में कैसे रखेंगे? तो नॉलेज बेस के अंदर हम पहले क्लास बाय क्लास चलेंगे, यानी हमारे पास ये सेंटेंस पूरा मौजूद है CNF के अंदर, हम उसमें से पहली क्लास उठाएंगे और इसको नॉलेज बेस के अंदर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे कि हम पेरेंथेसिस तो रहने देंगे लेकिन दरमियान वाले जो ऑर्स हैं वो उनको रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये CNF है और CNF के अंदर इन पेरेंथेसिस के अंदर और ही होता है, तो हम और को अलग से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम उनको यहाँ से और को ख़त्म कर देते हैं। ये पेरेंथेसिस हमें बता देती हैं कि एक्चुअली और मौजूद है। इसी तरह हम दूसरी क्लास लेंगे, उसको भी डाल देंगे अपने नॉलेज बेस के अंदर। इसी तरह तीसरी क्लास और जितनी हमारी क्लासेस मौजूद हैं, जो कि सेंटेंस के अंदर भी सिर्फ 3 मौजूद हैं, अगर इससे ज़्यादा मौजूद हैं तो हम उन सारी क्लासेस को 1 बाय 1 अपने नॉलेज बेस के अंदर लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम एंड और जो है वो नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि पेरेंथेसिस बता देती हैं कि एक्चुअली इनके अंदर और मौजूद है और इन तमाम पेरेंथेसिस के ये जितनी भी क्लासेस मौजूद हैं पेरेंथेसिस के अंदर, इन सब के दरमियान एंड है जो कि CNF का एक बेसिक प्रॉपर्टी है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम देखते हैं कि इन्फरेंस बाय रेजोल्यूशन जो एल्गोरिथम है उसका दूसरा स्टेप क्या है। अभी तक हम जस्ट सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं CNF के अंदर। तो नॉलेज बेस को हमने देखा कि वो CNF के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी, और नॉलेज बेस के अंदर एक्चुअली तमाम सेंटेंसेस का एंड हो रहा होता है और सेंटेंस जो है एक्चुअली क्लास भी इनको कहते हैं और वो एक्चुअली ऑर्स पर मुश्तमिल होता है, लिटरल्स के ऑर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और लिटरल जो है वो एक्चुअली सिम्बल्स होते हैं ABCD। अब अगर आप देखें तो ये जो सेंटेंस है ये एक्चुअली डिफरेंट क्लासेस के ऊपर मुश्तमिल है और इन क्लासेस के दरमियान एंड मौजूद है और क्लासेस के अंदर ऑर्स मौजूद हैं। तो यही चीज़ इन 3 लाइंस के अंदर लिखी हुई है। अब क्या करना है? फाइंड 2 क्लासेस इन नॉलेज बेस, वन ऑफ विच कंटेन्स अ लिटरल एंड द अदर इट्स निगेशन। कि हमने नॉलेज बेस में से ऐसी 2 क्लासेस ढूंढनी है कि उन दोनों के अंदर कोई एक ऐसा लिटरल कॉमन हो कि एक के अंदर तो वैसे ही है लेकिन दूसरे के अंदर उसका निगेशन मौजूद है। फिर हम क्या करेंगे कि हम उन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि वो दोनों एक अगर फर्ज कर लें A मौजूद है एक क्लास के अंदर और दूसरी क्लास के अंदर निगेशन A मौजूद है, तो हम उन दोनों को कैंसिल कर देंगे और उस कैंसिल करने के नतीजे में जो चीज़ हमारे पास बाकी बच जाएगी हम उसकी एक नई क्लास बनाएंगे और उसको हम अपने नॉलेज बेस के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इस कैंसिल आउट वाले स्टेप को, यानी जो हमारे पास एक लिटरल और उसका निगेशन मौजूद है, तो हम उस स्टेप को थोड़ी एग्जांपल से देखते हैं। हमने अपने नॉलेज बेस में से एक क्लास ऐसी उठाई कि इसके अंदर A B C D इनका और हो रहा है। एक और ऐसी क्लास ली जिसके अंदर इनमें से सिर्फ एक ऐसा लिटरल है यानी A जिसका निगेशन मौजूद, तो हमने वो वाली क्लास ले ली। अब हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया
और जो रिमेनिंग बाकी बच गई यानी बी सी डी ई एफ जी, इनको कंबाइन करके एक नई क्लास बनाई और उसको हमने अपने नॉलेज बेस के अंदर ऐड कर दिया। अब अगर रेजोल्यूशंस की और एग्जांपल देखें तो हमने ये फ़र्ज़ करें दो क्लासेस नॉलेज बेस से उठाई हैं, ए और बी और सी, और एक और क्लास ली है नॉट ए, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये बी और सी ये जो हमारे पास बच जाएगी ये नई क्लास है जिसे हम अपने नॉलेज बेस के अंदर इसको ऐड कर देंगे। इसी तरह हमने ये बाकी एग्जांपल्स भी ली हैं कि इनमें से हमने ये ए वाली क्लास ऐसी ली है जो ए और ए नॉट कंसिस्ट करती है, तो हमने इन दोनों को काट के बाकी जो रिमेनिंग है उन सबको एक अलग क्लास के अंदर लिखा है और ये क्लास हमने सिंपली अपने नॉलेज बेस के अंदर ऐड कर दी है। अब जो रेजोल्यूशन है ये साउंड और कंप्लीट है, और ये साउंड और कंप्लीट इस वजह से है कि ये CNF फॉर्म के अंदर है और CNF जो है वो हमें एक तरह की गारंटी प्रोवाइड कर देता है। तो इसके अंदर, इस एल्गोरिथम के अंदर साउंडनेस और कंप्लीटनेस ये दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। अब ये बात याद रहे कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई ऐसी दो हमारे पास क्लासेस आ गई हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा लिटरल्स और उनके निगेशन मौजूद हैं, तो हम इनमें से सिर्फ एक पेयर को कंसीडर करेंगे और दूसरे पेयर को वैसे ही रहने देंगे। यानी हम इस यहाँ पे हमारे पास ए और नॉट ए है, बी और नॉट बी है, तो कहने को तो हम शायद इनको दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमने इस स्टेप में सिर्फ 1 बाय 1 कैंसिल करना है कि हम सिर्फ इस स्टेप पे सिर्फ और सिर्फ एक पेयर को जो है वो हम कैंसिल आउट करेंगे। इसी तरह भी इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 पेयर मौजूद है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक पेयर को कैंसिल आउट करना है। यानी हमारे पास कुछ इस अंदाज से हमने सिर्फ जस्ट 1 पेयर को लेना है और उसको कैंसिल आउट कर देना है। यहाँ से भी किसी एक पेयर को लेना है और उसको कैंसिल आउट कर देना है, और फिर आगे जाकर ये हम देख लेंगे कि ये एक्चुअली हमेशा जो हमारा रिजल्टिंग एक्सप्रेशन है वो हमेशा ट्रू रिटर्न करता है। रेजोल्यूशन का जो एल्गोरिथम है ये एक्चुअली प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन के ऊपर काम करता है। यानी शुरू में हमें कहा जाता है कि एक क्यूरी अल्फा दी जाती है और हमने ये बताना है कि क्या नॉलेज बेस इंटेल्स अल्फा, लेकिन हम कहते हैं कि हमने इसका उल्ट प्रूफ करना है कि यानी नॉलेज बेस एंड नॉट अल्फा इज अनसेटिस्फाइबल, कि यानी हम इसका नेगेशन ले लें अगर क्यूरी का और उसको हम नॉलेज बेस के साथ एंड कर दें तो वो कभी भी हमें आंसर रिटर्न नहीं करता। तो अगर तो हमें इसका अपोजिट जो है वो अनसेटिस्फाइबल मिल जाए तो फिर हम कहेंगे कि एक्चुअली हमारा जो असल सेंटेंस है वो एंटेल हो रहा है। इसकी जब हम एग्जांपल देखेंगे तो तब इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। अब हम क्या करेंगे कि हमने नॉलेज बेस से तमाम जो सेंटेंसेस हैं वो जनरेट करने हैं और साथ ही निगेटेड क्यूरी भी, यानी क्यूरी जो हमें अल्फा मिली है हम उसका निगेशन ले लेंगे। अब इसके नतीजे में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमें कोई ऐसी कंडीशन मिल जाएगी कि जिसको हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, यानी अगर हमें कुछ इस तरह की चीज़ मिल जाए कि P एंड नॉट P, तो ये कभी भी हमें ट्रू नहीं मिलेगा। यानी देखिए ना, अगर P ट्रू है तो उसका निगेशन हमेशा फॉल्स होता है, तो क्या ट्रू एंड फॉल्स का आंसर कभी ट्रू हो सकता है? नहीं, वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। एंड ऑपरेटर जो है ये एक्चुअली अपने दोनों ऑपरेंड्स को ट्रू होने के बाद ही हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर तुम्हें कहीं इस तरह की कंट्रडिक्शन मिल जाती है कि एक फार्मूले के अंदर कहीं ऐसी चीज़ आ जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये अनसेटिस्फाइबल है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली हमारा ये जो हमारा असल सेंटेंस है वो हमारे डेटाबेस या नॉलेज बेस के अंदर मौजूद है, हम उसको एंटेल कर रहे हैं कि उसका अपोजिट तो हमने प्रूव कर लिया कि वो अनसेटिस्फाइबल हो गया है। तो इसका मतलब है कि अपोजिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर जो ओरिजिनल क्यूरी है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर हमारे पास कोई कंट्रडिक्शन नहीं है तो इसका मतलब है देयर इज ए मॉडल, यानी कोई ऐसी रो मौजूद है दैट सेटिस्फाइज द सेंटेंस, कि वो ये सेंटेंस जो है उसको वो सेटिस्फाई कर रही है, यानी वो ट्रू रिटर्न कर रही है। कोई ऐसी रो मौजूद है हमारे नॉलेज बेस के अंदर जो कि इस क्यूरी का आंसर हमें ट्रू रिटर्न कर रही है। इसका मतलब है कि कंट्रडिक्शन प्रेजेंट है हमारे नॉलेज बेस के अंदर, तो हम अब इस क्यूरी को एंटेल नहीं कर सकते। यानी अगर हमारे पास ओरिजिनल सेंटेंस की जो नेगेशन है वो एग्जिस्ट कर गई है हमारे नॉलेज बेस के अंदर, तो फिर हम कभी भी एंटेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारी ये नेगेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर हम कह देंगे कि हमारी ओरिजिनल जो है वो एंटेल हो रही है। अब हम अपनी उस वंपस वर्ड वाली प्रॉब्लम को इस रेजोल्यूशन की मदद से देखते हैं। वंपस वर्ड की जो हमें लॉज थे वो हमें ये मालूम था कि अगर स्क्वायर 1 1 के अंदर ब्रीज आ रही है तो इसका मतलब है उसके सराउंडिंग 1 2 या 2 1 में कोई पिट मौजूद हो सकती है। यानी ये वो रूल है जो बता रहा है कि किसी एक जगह पे ब्रीज उसके सराउंडिंग में जो एडजेसेंट 2 स्क्वायर्स हैं उनके अंदर पिट मौजूद हो सकती है। लेकिन साथ ही में ये भी मालूम था कि जो हमारा एजेंट जहाँ 1 1 से स्टार्ट हो रहा है वहाँ उसे कोई ब्रीज फील नहीं हो रही, तो ये भी हमें उस फैक्ट मालूम है। अब हमारा जो क्यूरी सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से है
इज इट ट्रू दैट P12 डज नॉट हैव ए पिट, कि 1 2 स्क्वायर के अंदर कोई पिट मौजूद नहीं है। अब हमने अपने नॉलेज बेस से ये सवाल पूछा है कि 1 2 के अंदर क्या कोई पिट मौजूद है। अब हम इन रूल्स को प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर लिखेंगे और फिर इनको CNF के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे। यानी 1 1 स्क्वायर के अंदर ब्रीज मौजूद होने का मतलब ये है कि 1 2 और 2 1 में से किसी एक के अंदर पिट मौजूद है। जो हमें ये चीज़ मालूम है कि स्टार्ट के अंदर जो स्क्वायर है 1 1 उसके अंदर कोई ब्रीज मौजूद नहीं है, तो हमने नॉट बी 1 1 लिख दिया है। और जो हमारा गोल या क्यूरी सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि 1 2 के अंदर कोई पिट मौजूद नहीं है। आपने इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करना है कि 1 2 के अंदर कोई पिट मौजूद नहीं है। ये हमारा क्यूरी है। अब हम CNF के अंदर इन सब को कन्वर्ट करते हैं। तो CNF के अंदर अब देखें हमने इन तमाम क्लासेस के अंदर से वो ऑर्स हटा दिए हैं, क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट मालूम है कि इसके अंदर ऑर्स आते हैं। फिर ये दूसरा सेंटेंस है, ये तीसरा सेंटेंस है। हमने वो तमाम जो वापस वर्ड के लॉज हैं उनको एक्चुअली हमने उस ये जो हमारे लास्ट स्लाइड के अंदर जो हमने रूल को हमने प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर लिखा था उसको हमने CNF में कन्वर्ट कर लिया है। अब बाकी जो है वो उनको हमने जो है वो वैसे ही रहने दिया है जो फैक्ट है, क्योंकि वो सिंपल 1 लिटरल के ऊपर कंसिस्ट करता है। अब अगर आप इस गोल को देखें तो हमने उसको निगेट कर दिया है कि एक्चुअली हम ये प्रूव करेंगे पहले प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से कि उसके अंदर 1 2 के अंदर कोई पिट मौजूद है। और अगर हमारा प्रूफ फॉल्स हो जाता है कि हमें कोई इसमें आंसर नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल क्यूरी हमारी प्रूव हो जाएगी। अब जब ये प्रूफ स्टार्ट होगा तो नॉलेज बेस के अंदर स्टार्ट के अंदर ये तमाम क्लासेस मौजूद हैं। अब हमने इसके ऊपर से हमने कोई सी ऐसी 2 क्लासेस ढूंढनी हैं जिनके अंदर कोई एक ऐसा लिटरल मौजूद हो जो कैंसिल आउट होता हो। तो आखिर में अगर हमारे पास जो है वो ये एम्प्टी पेरेंथेसिस आ जाए, यानी सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब है कि हमारी स्टेटमेंट जो है उसको हम प्रूफ नहीं कर सके, जो हमारी निगेटेड स्टेटमेंट थी। तो फिर इसका उल्ट जो अपोजिट है वो ट्रू हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेजोल्यूशन प्रूफ है उसके अंदर यहाँ तो हम इन 2 को उठा सकते हैं, यानी नॉट P12 B11 और नॉट B11, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं। तो ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पीछे हमारे पास सिर्फ नॉट P12 रह जाएगा। और फिर अगर हम नॉट P12 और P12 को उठाएं, यानी जो हमारी क्यूरी है इसको इसकी नेगेशन को लें, तो हमारे पास एम्प्टी बच जाएगा। तो जब हम कुछ इस अंदाज से बचें करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा नॉलेज बेस इस क्यूरी को एंटेल कर रहा है। अब इस प्रूफ का हम ग्राफिकल व्यू देखते हैं। नॉलेज बेस के अंदर इसके स्टार्ट में ये रूल्स मौजूद हैं कि स्केयर 1 1 के अंदर ब्रीज मौजूद है, तो इसका यही मतलब है कि 1 2 या 2 1 में से किसी एक के अंदर पिट मौजूद है। और साथ ही हमें ये भी मालूम है कि जो स्टार्टिंग स्केयर है 1 1 उसके अंदर कोई ब्रीज नहीं है। और क्यूरी हमारे पास अल्फा है वो ये है कि नॉट P12 के P12 के अंदर कोई पिट मौजूद नहीं है। अब हमने क्यूरी का निगेशन ले लेना है, तो हमारे पास क्यूरी कुछ इस अंदाज से बचेगी कि नॉलेज बेस एंड नॉट है। अब हमने इसको देखना है कि क्या हमारे पास आखिर में कोई एम्प्टी सेट बचता है या कोई हमारे पास कोई और आंसर बचता है। तो देखते हैं हमने इन तमाम लिटरल्स को जो कि हमने अभी CNF के अंदर देखे हैं, ये तमाम 1 2 3 4 5 हमने 1 2 3 4 5 इनको यहाँ पर हमने स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर रिप्रेजेंट कर लिया। हर क्लास को हमने एक्चुअली एक स्क्वायर के अंदर लिख लिया। अब हम कोई सी 2 क्लासेस उठाएं, जैसे हमने ये 2 स्क्वायर्स के अंदर जो 2 क्लासेस लिखी हैं इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। इसके अंदर लिखा है कि 2 1 स्क्वायर के अंदर पिट मौजूद नहीं है या 1 1 स्क्वायर के अंदर ब्रीज मौजूद है, जबकि दूसरी क्लास कह रही है कि 1 1 के अंदर ब्रीज मौजूद नहीं है या 1 2 के अंदर पिट है या 2 1 के अंदर पिट है। तो अगर अब इन दोनों के अंदर हम देखें कि ऐसे कौन से लिटरल्स हैं जो एक और दूसरी क्लास के अंदर नेगेशन के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ पर नॉट P21 है और इधर P21 है, यहाँ पर B11 है, यहाँ पर नॉट B11 है। तो इसका मतलब हमें ऐसे 2 लिटरल मिल गए जो एक दूसरे की निगेशन के अंदर दूसरी क्यूरी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन हमें याद है कि हमने अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पेयर्स मौजूद हैं कोई सी 2 क्यूरीज के अंदर, तो हम उनमें से सिर्फ एक को कैंसिल आउट करते हैं। तो अब हमारे पास एक चॉइस तो ये है कि हम इस नॉट P21 और P21 इसको कैंसिल करें। तो हमने एक्चुअली एक नया स्केयर ड्रॉ किया है जिसके अंदर हमने इन दोनों क्यूरीज से एरो ड्रॉ किए हैं और हमने नॉट P21 और P21 इन दोनों को कैंसिल आउट करने के बाद जो रिमेनिंग लिटरल्स रह गए हैं उनकी एक नई क्लास बना दी है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि 1 1 B11 और नॉट B11 ये कैंसिल हो सकते हैं। तो हमने एक नई क्लास बनाई है जिसके अंदर B11 और नॉट B11 कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो अब इस क्लास के अंदर कहीं भी हमें B नज़र नहीं आ रहा,
B11 और इस क्लास के अंदर हमें कहीं P21 नज़र नहीं आ रहा, P12 नज़र आ रहा है। अब इसी तरह हम इन दो को एडजेसेंट को लेंगे और इनके अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पर नॉट P12 है और यहाँ पर P12 है, तो हम उसको कैंसिल आउट करके एक नई क्लास बना लेते हैं। इसी तरह यहाँ B11 और नॉट B11 मौजूद है, तो हम एक नई क्लास बना के उसके अंदर से ये B11 ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास ये B11 वाली क्लास मौजूद है। तो अब हम ऊपर देखते हैं कि B11 और किसके अंदर मौजूद है। तो एक इसके अंदर मौजूद है, तो यहाँ से हमने एरो ड्रा किया है, यानी इस पहली क्लास में से हमने लेके B11 को कैंसिल कर दिया है। और यहाँ हम इसके अंदर से B11 और इस वाली क्लास को कॉमन करके उनमें से B11 को कैंसिल करके और उसके नेगेशन को जो बाकी रिमेनिंग है हमारे पास नॉट P12 वो और हमने लिख दिया। तो अब हम इन सब में से देखें तो हमने एक्चुअली सिंप्लीफाई करके नई क्लासेस बना ली। अब आगे आते हैं तो हमारे पास ये हमारी जो नेगेटेड क्यूरी है यानी नेगेशन अल्फा वाली वो P12 है, यानी 12 के अंदर पिट मौजूद है। अब हम इसको लेते हैं, ये भी एक क्लास है और हम ये जो हमारी नई जनरेट की हुई क्लासेस हैं उनमें से देखते हैं किसी एक के अंदर इसकी नेगेशन मौजूद है। तो P12 की नेगेशन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर मौजूद है। यानी P12 एक तो ये क्लास के अंदर मौजूद है या हमारा इस क्लास के अंदर मौजूद है। तो हम अगर फ़र्ज़ कर लें कि इस वाली और इस वाली क्लास को कंबाइन करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास रिमेनिंग एम्प्टी सेट रह जाएगा, जो कि हमें ये बता रहा है कि एक्चुअली ये जो P12 और नॉट P12 है ये कैंसिल आउट हो गया है, तो हमारी ये क्यूरी किसी भी वर्ड के अंदर ट्रू नहीं है। अब ये याद रखें कि हमने यहाँ निगेशन करके ये लिखा हुआ है कि हम कह रहे हैं कि P12 के अंदर पिट मौजूद है, और ये हमें सिम्प्लिफिकेशन इस प्रूफ के एंड पे बता रही है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी इस रेजोल्यूशन की मदद से ये प्रूफ कर लिया कि जो 1-2 के अंदर पिट मौजूद है ये चीज़ फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि हमारी ओरिजिनल क्यूरी यानी 1-2 के अंदर पिट मौजूद नहीं है वो ट्रू है। तो इस प्रोसीजर की मदद से हमारे नॉलेज बेस के अंदर जो एग्जिस्टिंग सेंटेंसेज हैं उनको हमने कुछ इस अंदाज से कंबाइन किया कि कोई एक लिटरल पेयर कैंसिल आउट हो रहा था, और उस कैंसिल आउट होने के नतीजे में हमारी जो क्यूरी थी या निगेटेड क्यूरी थी उसके साथ हमारा एम्प्टी सेट आ गया, यानी उसके साथ भी हमारी कैंसिलेशन होगी और कुछ भी बाकी नहीं बचा। तो ये हमें बता रहा है कि ये निगेटेड क्यूरी जो है ये फॉल्स है, यानी निगेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर निगेशन एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल अल्फा है वो एग्जिस्ट करता है, यानी वो एंटेल हो रहा है। तो हमने रेजोल्यूशन की मदद से ये देख लिया कि एक्चुअली हम किस तरह से अपनी नेगेटेड क्यूरी लेके और नॉलेज बेस के सेंटेंसेस का मुख्तलिफ कम्बिनेशन लेके हम किस तरह से इनको प्रूव कर सकते हैं। अब अगर देखें तो हमारे नॉलेज बेस के अंदर जो सेंटेंसेस हमने 1 बाय 1 एक्सट्रैक्ट किए हैं वो एक्चुअली वो नॉलेज बेस के अंदर स्टिल प्रेजेंट ही रहते हैं, कि बेशक हम उनको अपने इस एल्गोरिथम के अंदर यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो वहाँ पर भी प्रेजेंट है और वो वहाँ से रिमूव नहीं हो रहे, बल्कि हमने नए सेंटेंसेस जो हैं वो एक्चुअली अपने उस नॉलेज बेस के अंदर ऐड कर दिए हैं।